हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट टाइम में हम लोग पढ़ रहे थे मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, तो उसी में आगे बढ़ते हैं। मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर। देखिए, ये कोई कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है जिसमें करंट फ्लो कर रही है। तो इसमें राइट हैंड पाम रूल से हम मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। करंट की डायरेक्शन राइट साइड में है, उधर की डायरेक्शन में थंब रखेंगे। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में फिंगर को रखेंगे और पाम के परपेंडिकुलर डायरेक्शन ये मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी। तो करंट की डायरेक्शन इधर राइट साइड में, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो एफएम की डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगी। तो इस कंडक्टर पर फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा और वेक्टर एफएम की वैल्यू होगी आई वेक्टर एल क्रॉस वेक्टर बी के इक्वल। ठीक है। अब इसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिनको हम लोग देखेंगे। तो आते हैं पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। इफ कंडक्टर इज ऑर्बिट्रली शेप्ड, जैसे मान लीजिए कोई कंडक्टर ऑर्बिट्रली शेप्ड का है, मतलब टेढ़ा मेढ़ा कंडक्टर है, वो अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा। तो देखिए, ये पी क्यू कोई ऑर्बिट्रली शेप का कंडक्टर है। तो हम क्या करेंगे कि पी और क्यू इसके जो एंड पॉइंट है उसको डायरेक्टली मिला देंगे। तो ये जो डायरेक्टली इन पॉइंट हम मिलाएंगे, इसी लेंथ को हम एल इफेक्टिव कंसीडर कर लेते हैं। तो अब हम ये कंसीडर कर सकते हैं कि ये PQ कंडक्टर एल इफेक्टिव लेंथ का एक स्ट्रेट कंडक्टर है। और फिर स्ट्रेट कंडक्टर वाला जो फॉर्मूला है ऊपर जो हमने यूज किया था, वही फॉर्मूला लगा करके इस पर फोर्स निकाल लेते हैं। तो एफ एम की वैल्यू देखो, आई एल इफेक्टिव क्रॉस बी के इक्वल हो जाएगी। तो ये बन जाएगा एफ एम इजल टू आई एल इफेक्टिव बी साइन थीटा साइन 90 हो जाएगा। क्योंकि देखो, एल इफेक्टिव जो है वो इस प्लेन में लाई करेगा और मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है, तो दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। तो एफ एम की वैल्यू फाइनली आ जाएगी आई एल इफेक्टिव बी के इक्वल। ठीक है, समझ आया बेटा सबको। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, पॉइंट नंबर 2 पर। देखिए, अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड में क्लोज लूप रखा हुआ है तो उस पर नेट मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू जीरो होती है। देखिए, क्लोज लूप में जो एल इफेक्टिव की वैल्यू होगी वो जीरो हो जाएगी। देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए ये कोई कंडक्टर है, ये इसका इनिशियल पॉइंट, ये इसका फाइनल पॉइंट। अगर मान लीजिए फाइनल पॉइंट को हम घुमा करके ऐसे इनिशियल पॉइंट से मिला दें, तभी तो क्लोज लूप बनेगा। तो जब ये क्लोज लूप बन जाएगा, तो पहले एल इफेक्टिव इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में ये थी। अब वही फाइनल वाला पॉइंट जब इनिशियल पॉइंट से मिल गया, तो यहाँ पर एल इफेक्टिव की वैल्यू जीरो हो जाएगी। और जब एल इफेक्टिव वैल्यू जीरो होगी तो एफ एम की वैल्यू भी जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो याद रखिएगा कि क्लोज लूप पर नेट मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू जीरो होती है। अब देखिए, यहाँ पर थर्ड वाले पॉइंट में क्लोज लूप है जो मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। तो इस क्लोज लूप में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है। तो देखिए, इसमें अगर हम छोटे छोटे सेक्शन कंसीडर करें और उस पर मैग्नेटिक फोर्स को निकालें, तो ये मैग्नेटिक फोर्स देखिए लूप पर सब तरफ बाहर की तरफ लगेगा। तो ये लूप पर लगने वाला जो फोर्स है जो बाहर की तरफ लगेगा, वो क्या करेगा, इस लूप को पूरा एक्सटेंड कर देगा इस तरीके से। ठीक है। अब भी इस पर नेट फोर्स की वैल्यू तो जीरो रहेगी, लेकिन ये लूप में टेंशन डेवलप्ड हो जाएगा, ये एक्सपेंड हो जाएगा। इसी तरीके से अगर ये करंट एंटी क्लॉकवाइज इसमें चल रही होती, तो यही लूप फिर कॉम्प्रेस हो जाता है, क्योंकि करंट की डायरेक्शन इधर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर। तो अब जो एफएम की डायरेक्शन है वो लूप में अंदर की तरफ लगेगी। तो चारों तरफ से जब अंदर की तरफ मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, तो ये लूप जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। तो लूप जो मैग्नेटिक फील्ड में रखा होता है, उस पर टेंसिव फोर्स भी लग सकता है और कॉम्प्रेसिव फोर्स भी लग सकता है। वो डिपेंड करेगा कि करंट की डायरेक्शन कैसी है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पर भी डिपेंड करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, पॉइंट नंबर 4। इसमें देखिए एक स्ट्रेट कंडक्टर दे रखा है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड दे रखी है। एल की लेंथ है इसकी, आई की करंट है इसमें। तो एफ एम की वैल्यू हो जाएगी आई एल बी के इक्वल, और एफ एम ऊपर की तरफ लगेगा क्योंकि करंट की डायरेक्शन इधर राइट साइड में, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो एफ एम की डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगी। इसी तरीके से नेक्स्ट वाले डायग्राम में देखिए, ये एक सेमी सर्किल दे रखा है, सेमी सर्कुलर वायर है। तो इस वायर में जो एल इफेक्टिव लेंथ है वो हम कंसीडर कर सकते हैं 2r के इक्वल। देखिए ध्यान से, ये सेमी सर्कुलर वायर है, तो एल इफेक्टिव लेंथ ये 2r के इक्वल हो जाएगी। तो अब इस 2r की लेंथ का हम कंडक्टर कंसीडर कर सकते हैं, तो इस पर फोर्स की वैल्यू हो जाएगी एफ एम इजल टू आई इंटू 2r इंटू बी के इक्वल, जो कि ऊपर की तरफ होगा। यहाँ पर देखिए पूरा सर्किल है, तो पूरे सर्किल को हम दो सेमी सर्किल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऊपर वाला जो सेमी सर्किल है, इसकी एल इफेक्टिव लेंथ ये 2r के इक्वल हो जाएगी, करंट की डायरेक्शन भी राइट में होगी। तो ये एल इफेक्टिव लेंथ का जो कंडक्टर होगा उस पर एफएम की डायरेक्शन ऊपर की तरफ आएगी, और वैल्यू होगी एफ एम इज इक्वल टू आई 2r बी के इक्वल। उसी तरीके से जो लोअर वाला सेमी सर्कुलर वायर है, उसमें करंट की डायरेक्शन ऐसे होगी, नीचे की तरफ।
तो इसकी एल इफेक्टिव लेंथ इधर की तरफ कंसीडर होगी, करंट की डायरेक्शन भी इधर होगी। तो करंट इधर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो एफएम की डायरेक्शन नीचे होगी। तो यहाँ पर एफएम फोर्स की वैल्यू हो जाएगी आई टू आर बी के इक्वल, जो कि डाउनवर्ड होगा। अब देखिए ये दोनों जो एफएम होंगे वो इस लूप को एक्सटेंड करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें अंदर टेंशन भी डेवलप्ड होगा। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि लूप के अंदर टेंशन कितना होगा, तो देखिए उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए ऊपर का जो सेमी सर्कुलर पार्ट है उसको हम इमेजिन करेंगे इधर। एफएम की वैल्यू उस पर हो जाएगी आई टू आर बी के इक्वल, जो ऊपर की तरफ होगी। और यहाँ पर देखिए जो टेंशन्स लग रहे होंगे वो नीचे की डायरेक्शन में लगेंगे। तो यहाँ पर जो नीचे टेंशन्स लग रहे हैं इनका जो समेशन होगा वो एफएम के इक्वल हो जाएगा। टू टी इज इक्वल टू हो जाएगा एफएम, और एफएम की वैल्यू हो जाएगी आई इंटू टू आर इंटू बी के इक्वल। तो यहाँ से टी की वैल्यू आ जाएगी आर बी आई के इक्वल। तो इस तरीके से हम लूप के अंदर टेंशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, पॉइंट नंबर 5 पर। यहाँ पर एक स्ट्रेट कंडक्टर दे रखा है, उसमें दो स्प्रिंग कनेक्टेड है ऊपर से, और ये सीलिंग में भी कनेक्टेड है। तो देखिए जो कंडक्टर है वो अपने वेट की वजह से ऐसे नीचे आएगा, और जो स्प्रिंग है वो एक्सटेंड होंगी, जिनसे स्प्रिंग फोर्सेस ऊपर की तरफ लगेंगे। और इस कंडक्टर में करंट भी फ्लो कर रही है राइट साइड में, मैग्नेटिक फील्ड इन साइड है। तो देखिए करंट की डायरेक्शन इधर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो एफएम की वैल्यू ऊपर की तरफ लगेगी। तो अब इस कंडीशन में मान लीजिए कि ये वायर अगर इक्विलिब्रियम में रहता है, तो एफएम और ये जो के एक्स ऊपर की तरफ लग रहे हैं, इन तीनों फोर्सेस का जो समेशन होगा वो mg को बैलेंस्ड कर रहा होगा। तो यहाँ पर देखिए इक्वेशन बनेगी एफ एम प्लस टू के एक्स इक्वल टू एम जी। एफ एम को रख देंगे आई एल बी के इक्वल, प्लस टू के एक्स इक्वल टू एम जी। और सपोज दैट इस स्प्रिंग में एक्सटेंशन अगर हमको फाइंड आउट करना है कि कितना आ रहा होगा, तो यहाँ से x को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। x विल बी इक्वल टू एम जी माइनस आई एल बी अपॉन टू के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, ये आइडिया क्लियर हुआ बेटा सबको? ओके, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, पॉइंट नंबर 6। यहाँ पर देखो दो रेल्स दे रखी हैं, और उन रेल्स के ऊपर एक स्लाइडर है ये, जो इस पर स्लाइड करेगा। और इन दोनों रेल्स को हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर रखा है, जिससे कि ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, और इस सर्किट में करंट फ्लो कर रही होगी। तो देखिए आई की करंट जो कंडक्टर में है वो इस तरफ मेरी तरफ फ्लो कर रही होगी, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पर ऊपर की तरफ है। तो देखिए करंट की डायरेक्शन इधर, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, तो फोर्स इसमें लेफ्ट साइड में लगेगा। तो ये एफएम का फोर्स क्या करेगा, इस स्लाइडर को लेफ्ट साइड में ले जाने की कोशिश करेगा। लेकिन यहाँ पर स्लाइडर और रेल्स के बीच में एक फ्रिक्शन फोर्स भी लग रहा है। तो ये जो फ्रिक्शन फोर्स है वो इसको स्लाइड होने से प्रिवेंट करेगा, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में इधर लग रहा होगा। तो देखिए अगर ये स्लाइडर स्लाइड नहीं करता है, तो उस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए एफएम की जो वैल्यू होगी वो शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू एम जी होनी चाहिए। ये इक्वेशन यहाँ वैलिड होगी। तो इसमें देखो आई एल बी की वैल्यू लेस देन इक्वल टू म्यू एम जी के इक्वल हो जाएगी। अब सपोज दैट आपसे पूछ लिया जाए कि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर कितनी होगी जिससे कि ये स्लाइडर इक्विलिब्रियम में रहे, तो देखो बी की वैल्यू शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू एम जी अपॉन आई एल के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, ये क्लियर हुआ बेटा सबको? नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। देखिए एक ये इंक्लाइन प्लेन दे रखा है, और उस इंक्लाइन प्लेन के ऊपर एक कंडक्टर रखा हुआ है। अब इंक्लाइन प्लेन को हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर रखा है, जिससे कि ये सर्किट हमारा कंप्लीट हो जाएगा, और कंडक्टर में करंट फ्लो करेगी, इंक्लाइन प्लेन में भी इस तरीके से फ्लो करेगी। तो कंडक्टर को जब हम इधर सामने से देखेंगे तो हम देखेंगे कि इसमें यहाँ पर इनसाइड करंट जा रहा होगा। तो यहाँ पर देखिए करंट इनसाइड जा रहा है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। हमने यहाँ पर ये कंसीडर करके रखा है कि ये कंडक्टर जो है वो स्टेशनरी रहता है। तो कैसे स्टेशनरी रहेगा, उसके लिए करंट कितनी इसमें फ्लो करेगी वो फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो देखिए करंट यहाँ पर इनसाइड हो गई, मैग्नेटिक फील्ड प्लेन के परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में है, तो एफएम की डायरेक्शन देखिए प्लेन के अलोंग ऊपर की तरफ लगेगी। तो एफएम की वैल्यू ये जो आई एल बी के इक्वल होगी, ये mg के एक कंपोनेंट, यहाँ पर जो कंडक्टर है उसका वेट जो है mg, जो यहाँ पर नीचे लग रहा होगा, उसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे mg cos थीटा, mg sin थीटा। तो जो एफ एम इज इक्वल टू आई एल बी है ये mg sin थीटा को बैलेंस कर रहा होगा, और ये नॉर्मल रिएक्शन की जो वैल्यू है वो mg cos थीटा के इक्वल होगी। तो देखिए प्लेन के अलोंग इक्विलिब्रियम के लिए आई एल बी की वैल्यू mg sin थीटा के इक्वल हो जाएगी, और यहां से हम आई निकाल सकते हैं, ये mg sin थीटा अपॉन bl के इक्वल होगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में जब इतनी करंट फ्लो करेगी तो कंडक्टर जो है वो स्टेशनरी रुका रहेगा। ठीक है, ये आइडिया भी क्लियर हुआ बेटा सबको? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। इसी में देखिए थोड़ा सा अगर चेंज किया जाए क्वेश्चंस को, कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को ऊपर कर दिया जाए, वर्टिकली अपवर्ड, तो देखो अब करंट की डायरेक्शन तो इनसाइड है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर हो गई, तो अब फोर्स ऐसे हॉरिजेंटल में राइट में लगेगा। तो एफएम की डायरेक्शन जब राइट में होगी तो हम इसके दो कंपोनेंट बना सकते हैं।
ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा हो जाएगा, तो एक कंपोनेंट अलोंग द प्लेन ऊपर की तरफ एफ एम कॉस थीटा हो जाएगा, और एक प्लेन के परपेंडिकुलर इधर की तरफ एफ एम साइन थीटा होगा। और वेट के भी दो कंपोनेंट होंगे, एम जी कॉस थीटा इधर, एम जी साइन थीटा इधर। तो अब देखो नॉर्मल रिएक्शन जो है वो एम जी कॉस थीटा प्लस एफ एम साइन थीटा इन दोनों को बैलेंस कर रहा होगा। और जो प्लेन के अलोंग फोर्सेस लग रहे होंगे उसमें एफ एम कॉस थीटा एम जी साइन थीटा को बैलेंस कर रहा होगा। तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में एफ एम कॉस थीटा की वैल्यू एम जी साइन थीटा के इक्वल हो जाएगी। एफ एम को रख देंगे आई एल बी, तो आई एल बी कॉस थीटा इक्वल टू एम जी साइन थीटा। कॉस थीटा उधर ले जाएंगे तो आई की वैल्यू हो जाएगी एम जी टेन थीटा अपॉन बी एल के इक्वल। ठीक है, तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड अगर अपवर्ड होगी तो करंट की वैल्यू ये आएगी। समझ आया बेटा सबको? ओके, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट्स। यहां पर देखिए टू पैरेलल करंट्स हैं ये, एक ये वायर है, ये एक ये वायर है। इसमें आई वन की करंट जा रही, इसमें आई टू की करंट जा रही, दोनों के बीच की डिस्टेंस डी की है। ठीक, तो अब देखिए इन दोनों वायर की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी। तो आई वन वाले वायर की जो मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पर बी वन, वो ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्रिएट हो रही होगी। उसी तरीके से आई टू की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यहाँ पर अपवर्ड डायरेक्शन में क्रिएट हो रही होगी। तो दोनों पर फोर्सेस जब हम देखेंगे तो वायर टू पर वायर वन की वजह से फोर्स लगेगा, क्योंकि उसकी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर नीचे की तरफ है और आई टू की करंट है वायर में। तो इस पर जो फोर्स लगेगा उसकी वैल्यू हो जाएगी एफ टू वन इज इक्वल टू आई टू एल बी वन के इक्वल। आई टू करंट की वैल्यू है सेकंड कंडक्टर की, एल सेकंड कंडक्टर की लेंथ हमने कंसीडर कर ली है, किसमें छोटा सा सेक्शन कंसीडर कर लिया है हमने एल लेंथ का, उस पर फोर्स निकालने हैं। तो एल इंटू बी वन की वैल्यू, तो बी वन की वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट अपॉन फोर पाई टू आई वन बाई टी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो फोर्स पर यूनिट लेंथ की वैल्यू निकालेंगे तो देखो ये आ जाती है म्यू नॉट अपॉन फोर पाई टू आई वन आई टू अपॉन टी। इसी तरीके से जब हम फर्स्ट वाले वायर पर फोर्स की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं एफ वन टू, तो ये वैल्यू आई वन एल बी टू के इक्वल हो जाएगी। आई वन एल बी टू की वैल्यू हम पुटअप करेंगे तो म्यू नॉट अपॉन फोर पाई टू आई टू बाई डी आएगी। तो यहां से भी फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालेंगे तो म्यू नॉट अपॉन फोर पाई टू आई वन आई टू अपॉन डी के इक्वल आ जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर दो वायर है जिनमें करंट आई वन और आई टू की फ्लो कर रही है और उनके बीच की डिस्टेंस डी है, तो ये दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं जिनकी वैल्यू होती है फोर्स पर यूनिट लेंथ की वैल्यू म्यू नॉट अपॉन फोर पाई टू आई वन आई टू अपॉन डी। और इन वायर्स में जब करंट सेम डायरेक्शन में होगी तो यही फोर्स अट्रैक्टिव होते हैं, याद रखिएगा। और अगर अपोजिट डायरेक्शंस में करंट होती है तो यही फोर्स रिपल्सिव होती है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई बेटा सबको? ओके।